छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछने के साथ ही घोषणा पत्र को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। साल 2018 में कांग्रेस 36 वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। इन चुनावी वादों में किसान एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें किसानों की ऋण माफी के साथ ही बोनस और शराबबंदी का मुद्दा शामिल था। कहा जाता है कि इन्हीं वादों की बदौलत 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हुई थी। इस बार भी सबकी नजर घोषणा पत्रों पर ही टिकी हुई है। उससे पहले प्रदेश में घोषणा पत्र को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि 2003, 2008 और 2013 का घोषणा पत्र भाजपा का आप देख लीजिए। अगर उनका घोषणा पत्र हम जनता के पास भेज देंगे तो ये फील्ड में भी नहीं घुस पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का मन उब चुका है। छत्तीसगढ़ जनता का भरोसा नहीं करने वाली है। भरोसा करेगी तो कांग्रेस सरकार पर और उनके काम पर भरोसा करेगी। अब देखिए, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी 2003 का घोषणा पत्र उनका देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, 2013 का देख लीजिए। अगर उनका घोषणा पत्र हम लोग वापस जनता के पास भेज देंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी फील्ड में भी नहीं घुस पाएगा। उनके घोषणा पत्र से छत्तीसगढ़ की जनता का, मतदाताओं का मन उब चुका है। वो चाहे कुछ भी कर ले, उनके घोषणा पत्र पे छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करने वाली नहीं है। भरोसा करेगी कांग्रेस पे। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर वर्ग से सुझाव मंगवाए जा रहे हैं। हर वर्ग के बीच पहुंचकर जरूरतों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बीजेपी सुझाव मांग रही है। अब तक बीजेपी के पास घोषणा पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं, जिसमें किसान, महिला, छात्र, गरीब, मजदूर, हर वर्ग से जुड़े सुझाव हैं। वहीं जनता से सुझाव मंगवाए जाने को लेकर कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कहा कि वो हमारा 15 साल का घोषणा पत्र रखेंगे, हम तो 5 साल का रखेंगे। जनता के सामने खुली किताब है, कांग्रेस ने क्या दिया और बीजेपी ने क्या दिया। जुमलेबाजी नहीं करें, सीधे मैदान में आए। उनके घोषणा पत्र का अभी तक अता पता नहीं है। रखिए, हम भी आपका रखेंगे। आपको हमारा तो 15 साल का रखोगे, हम तो 5 साल का आप रखेंगे। ये तो जनता के सामने है, खुला किताब है। आपने क्या दिया, हमने क्या दिया, आपने कितना धोखा दिया, हमने क्या किया, सच में क्या किया। ये सब बातें हैं। ये जुमले मत बाजी मत करे, सीधा मैदान में आए। और अपना घोषणा पत्र का अता पता नहीं है उसका अभी तक। हम तो 70 दिन से लोगों के बीच में घूम रहे हैं। कहाँ है उनका घोषणा पत्र? उनका घोषणा पत्र की समिति कहाँ है? अभी तक बैठक नहीं हो पाई। आप लोग उसके साक्षी हैं। किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र की पार्टी का आईना होता है। जनता के बीच पहुंचने के लिए घोषणा पत्र अहम किरदार निभाता है। फिलहाल दोनों ही प्रमुख पार्टी जनता के बीच पहुंचने के लिए घोषणा पत्र पर काम कर रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता को साधने के लिए कौन बेहतर घोषणा पत्र लेकर आता है और उसका कितना असर जनता पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। तारीखें तय हो गई है कि मतदान कब होगा और मतगणना कब की जाएगी, लेकिन उस तारीख से पहले दोनों ही राजनीतिक दल जो है घोषणा पत्र को लेके जनता के बीच पहुंचना चाहते हैं। जनता के मन को टटोलते हुए उन्हें अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया है कि 2 लाख से अधिक उन्हें सुझाव मिले हैं, जिसे जल्द ही वो कंपाइल करके जनता के सामने लॉन्च करेगी। जिसका असर क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक, युवा नेता नवीन मार्कंडे जी है। नवीन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रमुख प्रवक्ता, सीनियर लीडर आरपी सिंह जी है। आरपी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज आपके पार्टी ने ये कहा है कि 2 लाख से अधिक जो है वो सुझाव मिले हैं और जल्द ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या कुछ खास होगा तब जब ये कहा जा रहा है कि आपने अपने पूर्व की घोषणाओं का 2008 और 13 का जिक्र किया जा रहा है, उसे आपने कभी धरातल पे पूरा नहीं किया था? देखिए, ऐसा है कि घोषणा पत्र का जो जनता से हम लोगों ने जो सुझाव लिए हैं और लिखित में मंगाए हैं, कहीं पर उनके सुझाव को हमने सामाजिक लोगों से बैठक करके, हर वर्गों के साथ बैठक करके, अलग अलग जो है लोगों के साथ बैठक करके जो हम लोगों ने सुझाव लिए हैं वो हमारे पास आ गया और उस पर हमारा वर्किंग चल रहा है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छा घोषणा पत्र जनता के बीच हम लोग लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी
जिस तरह से वर्किंग कर रहा है अभी प्रदेश में, तो जनता का विश्वास हमारे साथ है। जिस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, इससे हमको पूरा विश्वास है कि हमारा घोषणा पत्र जनता के जो मांग और जनता के सुझाव के अनुसार होगा। और रही बातें हैं कि हमारे घोषणा पत्र जो पुराने घोषणा पत्र की बातें हैं, तो कांग्रेस इस राजनीति में और अभी के समय में 5 साल जो सत्ता जो इन लोगों ने चलाए हैं, उसमें अपने जो घोषणा पत्र है उसको एक बार जांचे समझे। और इसमें एक भी घोषणा पत्र में से एक भी वादे इन लोगों ने पूरे नहीं किए। ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते फिर राजनीति में आपको जवाब देना है। बिल्कुल नवीन जी जवाब ले लेते, नवीन जी जवाब ले लेते। पहला ही सवाल है आरपी सिंह जी, आरोप लग रहे हैं बीजेपी की ओर से, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो 2 लाख से ज्यादा सुझाव ले लिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति का अता पता नहीं है, बैठकें अब तक नहीं हो पा रही है और आपने घोषणाओं को पूरा नहीं किया। नवीन मार्कंडे जी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आते हैं? कई नदियों के संगम का पानी पी के अंत समय में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विकलांगता जो है, उस पर मुझे बड़ा। आरपी सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आप तक मेरी आवाज आ रही है? चले मैं आपके पास लौटूंगा, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है कि घोषणा पत्र एक ऐसा आईना या एक ऐसा विजन होता है जिसमें जनता जनार्दन भरोसा करती है और चुनाव में अपने मत को कहीं ना कहीं उसके अनुरूप ही वो देखती है और उस पर विश्वास जताती है? क्या लगता है घोषणा पत्र 2018 की तरह इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण सामने साबित होने वाला है? आपने ये बहुत अच्छा कहा कि 2018, क्योंकि 2018 के पहले 3, 8 और 13 के विधानसभा चुनाव हुए। और जहां तक कि मेरा भी अपना मानता था कि मैं अक्सर सोचा करता था, मानना क्या, कि घोषणा पत्र की चुनाव में क्या भूमिका रहती होगी। मुझे पता नहीं क्यों पूर्व में जो है घोषणा पत्र एक औपचारिकता लगती थी, राजनीतिक पार्टियों की एक औपचारिकता की बुलाओ और हम क्या क्या वादे कर रहे हैं इन्हें जनता तक भेजने का एक प्रयास उपक्रम नजर आता था। और कितनी पहुंच पाती होगी ये सब चीजें भी मेरे मनोमस्तिष्क में उठा करती थी। 2018 का जब चुनाव आया तो बृहद स्तर पर देखा मैंने कि घोषणा पत्र पे काम हुआ। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के संयोजक बने और संयोजक बनने के बाद वो पूरे भ्रमण में निकले, वो पूरे प्रदेश में भ्रमण किए राय लेने के लिए। वो व्यापारियों के पास जा रहे हैं, वो गरीबों के पास जा रहे हैं, वो बस्ती में बैठ के खाना खा रहे हैं घोषणा पत्र बनाने के लिए, वो कलाकारों के पास जा रहे हैं। यहां तक के रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के बीच पर टीएस सिंहदेव गए थे, बिल्कुल वहां पे राय लेने। एक मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो 2018 में बृजमोहन अग्रवाल जी थे घोषणा पत्र समिति के संयोजक, तो एकात्म परिसर में भी उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और लोगों को अलग अलग मीटिंगें की, उनका राय मशविरा किया, उनकी राय ली। और जहां तक के एक चीज और है कि घोषणा पत्र शब्द, इसका क्रेज कैसे बढ़ा, इसकी लोकप्रियता कैसी बढ़ी, तो कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अपने तरफ से बहुत सारे वादे किए, मैं इससे इनकार नहीं करता अवधेश जी, लेकिन कुछ चीजें रह गई होगी, तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने शब्द को बहुत दोहराया। मैं एक लाइन में अपनी बात मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह जी, शायद आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो आपसे जवाब ये चाहेंगे कि बीजेपी कह रही है कि 2 लाख से अधिक जो सुझाव है उन्हें मिल चुके हैं। आपके कमेटी के मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी का अता पता नहीं है। विजय बघेल आरोप लगा रहे और नवीन मार्कंडे जो साथी प्रवक्ता है आज, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पुरानी घोषणाओं में पूरा किया नहीं, अब कैसे घोषणा पत्र आप लाएंगे? आरपी सिंह जी, आप तक आवाज आ रही हो तो? कुछ तक आवाज आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अवधेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, जरा आप देख लेंगे। तकनीकी तौर पे आरपी सिंह जी की आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मैं चर्चा को जारी रखता हूं। नवीन जी, आपने तो दावा कर दिया कि 2 लाख से अधिक जो है सुझाव आप लोगों को मिल गए हैं, लेकिन साहब ये 2 लाख सुझावों का करेंगे क्या? घोषणा पत्र में तो बहुत सीमित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। किन की बातों को आप उसमें शामिल करेंगे, किन की बातों को नहीं करेंगे?
देखिए, घोषणा पत्र हमने जनता के बीच जाके लिए हैं, तो जनता ने कई प्रकार की जो बातें हैं या सुझाव है अपना दिए हैं, तो कई सिमिलरिटी रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको जब कंपाइल करेंगे, जब एक साथ मैच करेंगे, तो उसमें जो सिमिलरिटी रहेगा वो एक ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी दिक्कतें नहीं होगी। बस इतना ही है कि जनता ने जो सुझाव दिए हैं और हम उस सुझाव को अक्षर से पालन करेंगे और जनता तक उसको पहुंचाएंगे, और जो हम घोषणा पत्र में जो वादा करेंगे वो उसको हम पूरा करने का संकल्प भी लेंगे, और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और ये बेस्ट और बेहतर जो है घोषणा पत्र होगा। और अगर कांग्रेस की तरफ अगर देखते हैं तो कांग्रेस जो है न पिछले अपने घोषणा पत्र को इन लोगों ने कंप्लीट कर पाए, और जब पिछले घोषणा पत्र को कंप्लीट ही नहीं किया है तो आने वाला समय घोषणा पत्र इन लोग जारी कर पाए, ऐसी इनकी स्थिति नहीं है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। भी अगर देखते हैं तो आजादी के बाद इन लोगों की एक तरफा सत्ता रहा है, और कितने घोषणा पत्र इन लोगों ने जारी किया है। उस घोषणा पत्र, उस इन लोगों की जो घोषणा थी उस समय का पुराने घोषणा, वो आज भी इन लोग गरीबी पर राजनीति कर रहे हैं, और आज तक गरीबी पर ही राजनीति। ठीक है नवीन जी, ठीक है। मैं एक बार आरपी सिंह जी का फिर एक बार रुख करता हूं। चले एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुख पहले कर लेता। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि घोषणा पत्र शब्द का जो है वो महत्व बढ़ने लगा है 2018 चुनाव के बाद, और शायद यही वजह है कि इस बार व्यापक तौर पे जो है घोषणा पत्र तैयार करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, जिसकी तस्वीर हमने आज भी देखी कि बीजेपी ने दावा किया 2 लाख से ज्यादा जो घोषणा है, जो उनके जो सुझाव है उन्हें मिले हैं। देखिए अवधेश जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, अब मैं करने जा रहा हूं। बिल्कुल। ये बात ये थी कि मतलब कांग्रेस ने अपने जो है बहुत सारे वादे पूरे किए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें रह गई होगी परिस्थिति जन्य वर्ष। तो उसमें ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कई बार दोहराती जाती रही कि मतलब एक घोषणा पत्र में ये अमुक वादा किया गया था जो पूरा नहीं। तो ये घोषणा पत्र जो है पिछले 3 से 4 साल से लगातार यहाँ पे आते रहा है और आ रहा है। इस तरह जो है घोषणा पत्र शब्द की निश्चित रूप से पता नहीं 3-4 साल में लोकप्रियता बढ़ी अवधेश जी। और जहां तक के जो है अभी की बात है, तो मैं एक सीन देख पा रहा हूं, यहाँ पे घोषणा पत्र समिति के संयोजक जो है विजय बघेल जी हैं, और विजय बघेल जी के एक तरफ जो श्रम दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने कहा कि अब तक के करीब 2 लाख लोगों से बातचीत हो गई और हमने 70 दिनों पे काम किया, और भी उन्होंने कई सारी बात की। तो दूसरी तरफ दिमाग है कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं मोहम्मद अकबर, जो तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि के माने जाते हैं। तो अब उनका इंतजार करना होगा कि कांग्रेस का रुख क्या रहता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। मैं एक बार आरपी सिंह जी का रुख कर लेता। आरपी सिंह जी, तकनीकी तौर पे आपकी बातें नहीं आ पाई थी, लेकिन सबसे मोटा मोटी बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि उन्हें तो जो है साहब 2 लाख लोगों ने सुझाव दे दिए हैं, 2 लाख से ज्यादा सुझाव उन्हें मिल गए हैं, लेकिन आप लोगों के कमेटी का अता पता नहीं है। गंभीर आरोप विजय बघेल, बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक है, वो लगा रहे हैं। अवधेश भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, आदरणीय सांसद विजय बघेल जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना भरोसा क्यों किया? क्योंकि वो उस विचारधारा से आते ही नहीं। उन्होंने कई नदियों का पानी पिया घाट घाट के, फिर अंत में आ गए वो बीजेपी में, और बीजेपी ने उनको बलि का बकरा बना के उतार दिया पटन से, और घोषणा पत्र समिति का बना दिया अध्यक्ष। तो अगर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर गंभीर रहती तो कैसी ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाता जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ पला बड़ा हो और उनकी बातों को समझता हो। दूसरी बात, अगर 2 लाख लोगों ने आपको अपने सुझाव दे दिए हैं, इसका मतलब है कि 15 साल में आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, और जनता को इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार भी आप उनके लिए कुछ नहीं करने वाले। देखिए, जन घोषणा पत्र की जहां तक बात है, इस राज्य की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा प्रयास हमने किया था कि हम जनता के बीच जाकर उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए घोषणा पत्र बनाया था, जिसका नाम था जन घोषणा पत्र। इसके पहले बताता हूं हमारा इतिहास जो रहा है इस राज्य का। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, 3 बार उन्होंने सरकार बनाई, और अपने घोषणा पत्र का नाम वो लिखते थे संकल्प पत्र।
हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में संकल्प क्या होता है? अगर हाथ में जल लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर कोई कसम ली जाए, वो कहा जाता है संकल्प। और संकल्प पत्र की स्थिति कितनी बुरी है कि 3 संकल्प पत्रों के मुख्य पेज पर 31 वादे इन्होंने किए, जिसमें से 25 पूरे नहीं। अगर 2003 की बात करूं तो आप देखिए, हर आदिवासी परिवार को एक सरकारी गाय, कितने लोगों को गाय मिली? हर आदिवासी परिवार के एक युवा व्यक्ति को नौकरी सरकारी, कितने लोगों को मिली? 8 की बात करूं, बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया, कितने लोगों को मिला? तो ये जुमलेबाजी जो करने वाले लोग हैं, इनका इतिहास है और इसीलिए जनता इनको नकार देती है। जहां तक घोषणा पत्र की बात मैं आ रहा हूं नवीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार आरपी जी को कंप्लीट करने दीजिए, वो तकनीकी तौर पे काफी देर से जुड़े हैं। जवाब आप जवाब दीजिएगा। अरे नवीन भाई, सबसे पहले तो जवाब छोड़िए, आप तो पार्टी से सवाल पूछिए कि मैंने 5 साल आरंग विधानसभा में मेहनत की, रात दिन खून पसीना बहाया, क्यों मेरा टिकट काट के पैराशूट से आए हुए आदमी को टिकट दे दिए? यहाँ मुझसे सवाल पूछने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आरपी सिंह जी, आप नवीन मार्कंडे के दुखती वक्त पे क्यों हाथ रख रहे सर? क्या है अवधेश जी, क्या है कि ये लोग घोषणा पत्र तो पूरा नहीं कर पाए, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ऐसे ही बातें हैं जो कर पा रहे हैं। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन नवीन जी सुन लीजिए, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। आप चाहे तो लिख के रख लीजिए 5 साल बाद ये विधानसभा की टिकट आपको फिर मिलेगी, क्योंकि जिसको टिकट दिया गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है। चलिए बल्ला, आप अभी से शुभकामनाएं दे रहे आरपी सिंह जी। मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार नवीन जी हाथ उठा के नवीन जी के पास आता हूं। नवीन जी देखिए, एक तो व्यक्तिगत तौर पे आपके दुखती वक्त पे हाथ रख दिया गया, ऊपर से ये कह दिया गया कि अगले 5 साल बाद आपको टिकट जरूर मिलेगा। अब साहब आप देखिए, उनके शुभकामनाओं के बहकावे में मत आइए, आप पार्टी के तौर पे जवाब दे दीजिए कि आप लोगों ने कोई भी घोषणा पूरा नहीं किया। 2003, 18 और 13 का जिक्र आरपी सिंह जी ने किया है। देखिए मैंने कहा कि 5 वर्ष जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी करके, जन घोषणा पत्र, उसको भी जन के नाम में, जनता के नाम के घोषणा पत्र, और उसको भी लोगों ने पूरा नहीं किया। और संकल्प की जो बातें आरपी सिंह जी ने कहे हैं, ये आरपी सिंह जी बहुत खूब समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं उस जन घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए हाथ में गंगा जल लेकर प्रेस मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कसम खाए थे, लेकिन कहा गया वो कसम, एक भी वादे इन लोगों पूरा नहीं कर पाए। जब बेरोजगारों को भत्ता देंगे करके बोले तो कितने 5 वर्ष बीत गए, लोग दे ही नहीं पाए। और रोजगार, प्रति वर्ष रोजगार देंगे करके लोगों ने बोले, लेकिन आज पीएससी जैसे बड़े जो है भर्ती में लोग घोटाले कर रहे हैं, अपने घर के लोगों को वहां लोग नियुक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे लोग ना जनता के हो सकते हैं और ना ही लोकतंत्र के हो सकते हैं, वो अपने घर के, अपने परिवार के ही हो सकते हैं, नहीं तो उसका भी इन लोगों नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता अब कोई विश्वास नहीं करने वाली है। और इस समय हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि ये वक्त पछताव का है और ये वक्त अब बदलाव का भी है। कि ये छत्तीसगढ़ की जो जनता है अब कांग्रेस की सरकार को बदलने के लिए अब संकल्पबद्ध होंगे। ठीक है नवीन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि वक्त बदलाव का है, हम बदल देंगे साहब, क्योंकि आप लोगों ने जो दावे और वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं धरातल पे, जनता आप पे दोबारा भरोसा करेगी नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये वक्त बदलाव का है। जो 13 लोग पिछली बार गलती से चुनाव जीतकर आ गए थे, 15 थे, फिर घटते घटते 13 बचे हैं। जो 13 लोग गलती से पिछली बार जनता ने चुन लिए थे, इस बार वो सब बदल जाएंगे। इस बार 3 सीटें आएंगी, वो 13 भी नहीं आने वाली। तो प्रदेश की जनता जानती है कि हमने जो मुख्यमंत्री जी भी हारने वाले हैं। अरे पहले सुन लीजिए भाई, सपने देखिए ना। मोदी जी ने कौन थे जीएसटी लगाए सपने देखने पे? आप भी देखिए, माथुर जी भी दिखाइए, अपना रमन सिंह जी भी, सबको दिखाइए। सपना फ्री है। मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 5 साल बाद आपको टिकट मिलेगा, लिख कर रख लीजिए। एक भविष्यवाणी और कर देता हूँ, आपके विजय बघेल जी का राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव होगा। हार इतनी करारी होगी, उसके बाद विजय बघेल जी को मार्गदर्शक मंडल में ससम्मान भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, आप पर भरोसा नहीं करती,
चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं साहब, 2018 के बाद इस राज्य में 5 बाई इलेक्शन होते हैं, एक आध तो आप जीत जाते गलती से। हम अपोजिशन में थे तो हम जीते थे वैशाली नगर, हम अपोजिशन में थे तो जीते थे कोटा में, आपको नहीं जीते 5 में से एक भी चुनाव। इसके बाद नगर निगम में चुनाव होते हैं, 14 के 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी चुपड़ा साहब। जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, 90% सीटों पर हम जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुपड़ा साहब। देखिए आपकी पूरी पार्टी में अगर कोई लेकिन समझदार अब आदमी जो तो इलेक्शन सुनिए, है उसमें हम आपकी कांग्रेस की पार्टी सुपर में साफ कर देंगे साहब। आप देख तो अरे लीजिए। सुनिए। और विजय सुनिए बघेल पहले। जी को दिए सुनिए हैं तो पहले। आपके अरे मुख्यमंत्री तो अरे सीट सुनिए पहले, बदलने के लिए सोच रहे हैं। नवीन जी, कहां नवीन से जी, लड़ेंगे एक बताइए आप। एक बार आरपी सिंह जी को आपके अपनी बात पूरी करने मुख्यमंत्री जी दीजिए। तो सीट नवीन जी, बदलने का नवीन जी, सोच रहे हैं, आपके पास कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति अगर सीट बदलने की सोच रहे नवीन हैं जी, इसका मैं लौटूंगा आपके मतलब पास। नवीन आप जी। स्वीकार कर लिए आप। नवीन जी, एक बार आरपी सिंह जी को अपनी बात पूरी कर ले दीजिए। देखिए इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि देश के गृह मंत्री पूरा देश छोड़ के छोटे से राज्य 90 विधानसभा का छोटा सा राज्य वहां आके डेरा डाल देते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी यहाँ डेरा डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री सब काम धाम छोड़ के 4-4, 5-5 यहाँ सभा लेते हैं। और इस राज्य के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य के इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उस नेता को बनाया गया है जो उस राज्य का निवासी ही नहीं है। एक गुजराती आदमी, केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, वो बीजेपी इलेक्शन कमेटी का यहाँ चेयरमैन है। क्या 3 करोड़ की आबादी में से भारतीय जनता पार्टी को 1.36 रुपया इतना योग्य नहीं मिला कि आप उसको अधिकार देते, आप उसको जिम्मेदारी देते? इनके हालत देखिए अवधेश जी, मैं लौट रहा आ रहा हूं। प्रभारी बाहर जाके बैठे हुए हैं, 220 प्रचारक इनके बाहर जाके बैठे हुए हैं, 90 विधानसभा में 90 जिम्मेदार लोग बाहर जाके बैठे हुए। अरे मैं तो डर रहा था कहीं ऐसा मत हो कि विधानसभा की प्रत्याशियों की जो सूची आए उसमें महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग शामिल हो। मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है आरपी सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं। दरअसल आज आप पूरी तरीके से प्रवक्ता नहीं भविष्यवक्ता बन गए हैं। आपने भविष्यवाणी कर दी कि नवीन मार्कंडे को 2028 में चुनाव टिकट मिलेगा। आपने दूसरी भविष्यवाणी कर दी कि जो विजय बघेल है उनके अंतिम में चुनाव होगा। खैर ये वक्त तय करेगा। नवीन जी आप जवाब दे रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है जनता के विश्वास में खरा ही नहीं उतर पाया है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस की सरकार है वो सामूहिक नेतृत्व में काम करने के लिए सोच रहे हैं। इनका कोई भूपेश बघेल के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। आप इनका सेंट्रल से देख लीजिए कि इनकी ये जो लीडर है इनके, वो यहाँ नेतृत्व घोषित ही नहीं किए हैं। अब दूसरे तरफ अगर जाके देखते हैं कि भूपेश बघेल जी इतने भयभीत हैं विजय बघेल जी से कि वो अपना सीट भी बदलना चाह रहे हैं। और अगर इनके मुखिया ही बदलना चाह रहे हो, भयभीत है, तो कांग्रेस की सुपड़ा साफ होना तय है। ठीक है, और इसलिए जो है आरपी सिंह जी के प्रति भी मेरा सहानुभूति है। लेकिन बात ऐसा है कि इनको ना कोई स्थान दे रहे हैं और न ही कोई जगह दे रहे हैं। अब बहुत दिनों के बाद तो आरपी सिंह जी से मुलाकात हो रही है। नवीन जी मैं टोक रहा आपको। कहीं ना कहीं नवीन जी आप डिबेट में नहीं आते हैं। नवीन जी आप डिबेट में नहीं आते हैं। सिंह जी को आरपी सिंह जी रोज डिबेट में लग रहा है, 2-3 डिबेट रोज करते हैं। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। अनवित जी आप बड़े देर से इत्मीनान से बैठ के आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल होगा दोनों ही दलों का घोषणा पत्र? बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए आपने संक्षेप में कहा है तो मैं घोषणा पत्र नहीं समग्र चीजों को ले रहा हूं। आज 14 तारीख है और 16 दिन बचे हैं अवधेश जी। ये 16 दिन में भाजपा के 5 प्रत्याशियों की और घोषणा होना है। ये 16 दिन के भीतर ही कांग्रेस के 90 प्रत्याशी आ जाएंगे। 16 दिनों के भीतर ही जो है घोषणा पत्र दोनों पार्टियों का आ जाएगा और सारे सारे प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हो जाएगा। तो ये जो है 16 दिन जो है इसका बेसब्री से इंतजार सारे लोगों को है, आपको भी है और हमको भी है। और बाकी एक तरफ आपके इधर प्रखर वक्ता थे, तो दूसरी तरफ भविष्य वक्ता थे। तो आज का डिबेट तो वैसे काफी रोचक हो गया। ठीक है आरपी सिंह जी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है कि आप लोगों के जो घोषणा पत्र बीते चुनाव का 2018 चुनाव का ये माना गया कि आप लोगों की जो बम्पर जीत हुई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका घोषणा पत्र की रही? क्या कुछ उसी के तर्ज पे आप लोग फिर से इस बार भी घोषणा पत्र लाएंगे?
देखिए, दो बातें कहूंगा बहुत छोटी छोटी। पहली बात तो नवीन मार्कंडेय जी, आप और आपकी पूरी पार्टी सुन ले, भूपेश बघेल जी का सिपाही होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर 90 विधानसभा सीट में कहीं वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाटन से। दूसरी बात, अगर विजय बघेल जी को अकेले चुनाव लड़ने में डर लग रहा हो तो आधी आधी विधानसभा बांट कर रमन सिंह और विजय बघेल जी दोनों लड़के देख ले, क्या परिणाम होता है वो आपके सामने आएगा। और सबसे अंतिम बात आपने जो कही, घोषणा पत्र, तो कांग्रेस पार्टी के सबसे विद्वान नेताओं में से एक माननीय मोहम्मद अकबर जी हैं, जिनको इस बार पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। आप देखिएगा, चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, हमारा जब घोषणा पत्र आएगा भारतीय जनता पार्टी उसी को देख के चारों खाने चित हो जाएगी। ठीक है, समय का अभाव है। आरपी सिंह जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आरपी सिंह जी आपका शुक्रिया, नवीन मार्कंडेय जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि अनिरुद्ध दुबे जी ने जिस बात को पॉइंट आउट किया है कि 16 दिन छत्तीसगढ़ के सियासत में सबसे अहम होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्याशी ही तय करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता तक पहुंच पाएगी, और घोषणा पत्र भी कुछ हद तक तय करेगा कि जनता किस पे भरोसा जताएगी। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर एक विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।